A very good morning dear students. कैसे हैं आप सभी? I hope you all are doing well at your home. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक पढ़ लिया था, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वहाँ तक काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और आगे भी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब तक आपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे, तो फटाफट से जितने भी अपनी नोटबुक कंप्लीट की है मुझे आप PDF उसकी भेजेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो बच्चों थोड़ा हम बेसिक रिवाइज कर लेते हैं पीछे का कि हमने अब तक बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला आता है हमारा आइसोलेशन ऑफ DNA। मैंने आपको बताया था कि हमें पता है कि हमारा डिजायर्ड DNA यहाँ प्रेजेंट है, तो वहाँ से आइसोलेट कैसे करना है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज आइसोलेशन ऑफ आवर डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट, ठीक है? चलिए अब हमने DNA भी आइसोलेट कर लिया। सेकेंड हम क्या करेंगे, उस आइसोलेशन उस DNA को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसे कट करते हैं अपना रिक्वायर्ड पार्ट वहाँ से आइसोलेट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? चलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने उसको क्या कर दिया, कट भी कर दिया। नेक्स्ट अब क्या आएगा बेटा, अब उसको क्या करेंगे हम, जो हमारा वेक्टर है वेक्टर के साथ उसको क्या कर देते हैं, हम लाइगेट कर देते हैं, ठीक है? चलिए वेक्टर के साथ लाइगेट करने से पहले भी जो हमारे डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिले हैं DNA के, उनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो एक टेक्निक है उसके हेल्प से क्या कर रहे थे, हम सेपरेट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है? चलिए सेपरेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, अगर सपोज कीजिए कि अगर उन DNA फ्रेगमेंट्स का नंबर कम है, अगर उनकी अमाउंट कम है, तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट आए वो ह्यूज अमाउंट में आए, तो उस ह्यूज अमाउंट में कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे DNA फ्रेगमेंट्स साइज के बेसिस पे सेपरेट हुए हैं, अब मैं उनका नंबर इंक्रीज करूंगी, ठीक है? उनका नंबर इंक्रीज करने के लिए जो हम टेक्निक यहाँ यूज करते हैं दैट इज PCR, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA का जो नंबर है उसको किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस टेक्निक एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA जो है ये हम किसके थ्रू करते हैं बच्चों, PCR के थ्रू। PCR इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है? PCR क्या कहलाता है, हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है? जो ये PCR टेक्निक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये किसने दी थी बच्चों, कैरी म्यूलस साइंटिस्ट थे हमारे, इट वाज इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलस, ठीक है? तो आप याद रखेंगे PCR जो टेक्निक है वो किसने दी थी, हमारे कैरी म्यूलस साइंटिस्ट ने। अब ये PCR जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। मेनली जो ये रिएक्शन होती है ये हमारे 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है हमारा दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ DNA, या हम सिंपली इसको डीनेचुरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है? तो जो PCR टेक्निक है पहला जो स्टेप आता है इसमें दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ DNA। देखिए नाम से पता चला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है? इसमें चेन बन रही है DNA की और किसकी हेल्प से, पॉलीमराइजेशन की हेल्प से। पॉलीमरेज जो हमारा DNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसकी हेल्प से, और एक पूरी रिएक्शन कहलाती है PCR, ठीक है? तो सेकेंड स्टेप जो आता है इसके बाद दैट इज बच्चों अनीलिंग। सेकेंड स्टेप जो है इसमें वो क्या है, अनीलिंग, पढ़ेंगे हम अभी क्या है ये। थर्ड आता है एक्सपेंशन, ठीक है? इन तीनों स्टेप्स में जाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस PCR रिएक्शन के लिए एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसमें रिएक्शन कैरिड आउट की जाती है, और एक PCR मशीन होती है जिसमें हम इस छोटी सी ट्यूब को हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, जिससे पूरी रिएक्शन कैरिड आउट होती है उस मशीन में, ठीक है? तो जो छोटे छोटे ट्यूब्स होती है उनको अपेंड्रोफ ट्यूब्स कहा जाता है, ठीक है? तो
उसी में पूरा रिएक्शन मिक्सचर डाल दिया जाता है। तो क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें पीसीआर की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से हमारी जो हमारी चीज़ें हैं हमें चाहिए पीसीआर रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमें चाहिए वो क्या है बच्चों, जो सबसे पहली चीज हमें यहाँ चाहिए वो क्या है, हमारा डीएनए, जिसको हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। ठीक है, डीएनए जिसको हमें क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, जो रॉ मटेरियल की तरह यहाँ पे हमारे काम करेगा। सेकंड हमें चाहिए, चलिए डीएनए हो गया, हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया, अब हमें क्या करना है, उसको एम्पलीफाई करना है। तो जाहिर सी बात है कि जो एम्पलीफिकेशन होगा वो नए न्यूक्लियोटाइड्स के ऐड होने से ही होगा। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए 4 तरह के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें हमारा क्या जाता है, एडेनिन हो गया, आपका ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया और थाइमिन हो गया। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो होती है हमारी प्राइमर्स। एक साइकिल में एक रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए हमें 2 प्राइमर्स की जरूरत होती है। देखिए प्राइमर्स वो होते हैं जो हमारे जो डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है प्राइमर, शॉर्ट चेन ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए। ठीक है, इस प्राइमर की हेल्प से ही, इस प्राइमर में ही जो हमारे नए न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड होते रहेंगे और एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा डीएनए का। ठीक है, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट आती है बच्चों, दैट इज अब हमारा हम क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, किसका, डीएनए का। डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बनेगा उसके लिए हमारे पास डीएनटीपीज भी हैं। ठीक है, लेकिन उनको ऐड कौन करेगा, उनको ऐड करता है बच्चों डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हमें चाहिए होती है। इसके अलावा कुछ आयंस की भी जरूरत होती है टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज है ये हम ऐसा डीएनए पॉलीमरेज लेंगे जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंट हो। ठीक है, चलिए हम डीएनए पॉलीमरेज की ही बात करते हैं पहले। देखिए बच्चों, यहाँ जो हम डीएनए पॉलीमरेज ले रहे हैं वो हम एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज लेंगे जो हाई टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंट शो करता हो, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है पीसीआर में डीनेचुरेशन वो हम अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस कैरिड आउट करते हैं। तो 90 डिग्री सेल्सियस कैरिड आउट करने की वजह से देखिए वो डिफर करता है सेल टू सेल। अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में बच्चों सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो पहले उस सेल वॉल को डिग्रेड करना होगा, तो इसीलिए हो सकता है कि 90 से अबाव भी टेम्परेचर हमें इसमें रिक्वायर्ड हो जाए। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ लिया जाता है दैट इज टैग पॉलीमरेज। देखो बच्चों, जब पहले इस रिएक्शन को कैरिड आउट कर रहे थे पीसीआर को, तो बार बार हमें जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है उसको बार बार इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा था मशीन में, क्योंकि वो बार बार क्या हो जाता था, हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाता था। तो हमने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि भाई हम एक ऐसा एंजाइम ले लें जो हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंट शो करता हो, जो हाई टेम्परेचर पे ब्रेक ना होता हो। ठीक है, डिग्रेड ना होता हो। तो जो हाई टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होता उसी का नाम है जो टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्यों कह रहे हैं इसको, इसमें टैग का मतलब है बेटा थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ज्यादातर हमें कहाँ मिलता है, बहुत जहाँ
हाई टेम्परेचर रीजन हो, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गए आपके, ठीक है। तो थर्मस एक्वेटिकस वो बैक्टीरिया है जिससे हम टैग पॉलीमरेज को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बैक्टीरिया जैसे PFU, पायरोकोकस फ्यूरियस, तो ये जो बैक्टीरिया है इनसे भी हम क्या करते हैं, उस एंजाइम को आइसोलेट करते हैं। उसके अलावा आपका वेंट पॉलीमरेज भी है, ठीक है, जो हाईली थर्मोफाइल है, दैट मींस बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। तो इनसे भी हम क्या करते हैं, उस एंजाइम को आइसोलेट कर सकते हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज की तरह एक्ट करता है पीसीआर में, ठीक है। मेनली जो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है दैट इज थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, ठीक है। अब भी हम बात कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज की। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रिएक्शन कैरिड आउट की जाती है। पहला स्टेप जो है उसका है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में जो फर्स्ट आपका टेम्परेचर लिया जाता है इट इज अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस। डीनेचुरेशन का क्या मतलब है, यहाँ जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड थे नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब इसके ब्रेक करने की वजह से अब हमारे पास क्या है, दो अलग अलग डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स थे, जो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स थे वो क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा दैट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन समझ में आ गया, दैट मीन्स वी आर सेपरेटिंग टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है। उसके बाद अब ये जब सेपरेट हो जाएंगे तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब इनकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाने के लिए हम प्राइमर्स का यूज करते हैं। और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डीएनए हमेशा पॉलीमराइजेशन जब करता है, उसका रेप्लिकेशन होता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। तो प्राइमर कहाँ ऐड होंगे, यहाँ पर। तो जो इसका 3' वाली जो इसकी सिचुएशन थी, यहाँ 3' पर हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइमर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये प्राइमर्स क्या करेंगे, इसे कहते हैं बच्चों, जब ये प्राइमर्स यहाँ ऐड हो जाते हैं, ये दोनों सेपरेट हो गए, दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जब प्राइमर ऐड हो जाएंगे तो हम उसको क्या कह रहे हैं, अनीलिंग, ठीक है। तो ये स्टेप क्या कहलाता है हमारा, अनीलिंग, दैट मीन्स एडिशन ऑफ प्राइमर्स। ठीक है। अब अनीलिंग के बाद क्या होगा, यहाँ जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ जो OH ग्रुप है, अब इससे हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो धीरे धीरे ऐड होने लग जाएंगे। और इस एडिशन को, जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जो एडिशन हो रहा है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोटाइड्स का, वो क्या कहलाता है बच्चों, एक्सटेंशन। उस स्टेप को हम क्या कह देते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है।
इससे हमारा क्या होगा बेटा, इससे हमारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और इस स्टेप को हम क्या बोल देंगे फिर, इस स्टेप को क्या बोल देंगे हम, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये जो स्टेप किया जाता है इट इज अराउंड 90 डिग्री टू 95 डिग्री सेल्सियस। फिर मिक्सचर को वापस से कूल डाउन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा इट इज 40 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। अनीलिंग जो की जाती है वो इस टेम्परेचर पे की जाती है और एक्सटेंशन जो होता है बच्चों इट इज डन एट 72 डिग्री सेल्सियस। तो बार बार जो टेम्परेचर अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उस वजह से जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो हमारा डिग्रेड हो सकता है। इसीलिए कोई ऐसा एंजाइम यूज किया जाए जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी इजीली सर्वाइव कर सके। इसलिए हम जो एंजाइम यहाँ यूज करते हैं दैट इज टैक पॉलीमरेज एंजाइम। समझ में आ गई बात? तो टैक पॉलीमरेज इज अ काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ओनली। ठीक है, अब ये एक्सटेंशन हो गया तो हमारे पास एक सिंगल डीएनए से मेरे पास दो डीएनए बन गए यहाँ पे। तो एक सिंगल साइकिल चलती है पीसीआर की, उसमें एक साइकिल में एक सिंगल डीएनए से हमारे कितने बन गए, दो डीएनए फ्रेगमेंट्स बन गए। ठीक है, अब इसमें कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि भाई अगर मान लीजिए 6 साइकिल ऑफ पीसीआर चला है तो कितने डीएनए जो डीएनए स्ट्रैंड जो नए डीएनए बन रहे हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हैं, आपके पास कितने आएंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है बेटा दैट इज 2n। ठीक है, n is here your number of cycles। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइकिल्स है कि कितनी साइकिल चली है उसमें हम डीएनए निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक सिंगल डीएनए है जो एक पीसीआर कैरिड आउट हो रहा है जिसमें हमने एक डीएनए लिया है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, अगर हम उसके डबल स्ट्रैंडेड की एक सिंगल स्ट्रैंड को एज अ बेस यूज कर रहे हैं, एज अ टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डीएनए हमारे कितने बनेंगे इन 5 साइकिल्स ऑफ पीसीआर। ठीक है, 5 साइकिल ऑफ पीसीआर में कितने डीएनए बन रहे हैं? तो जो 2n फॉर्मूला है बेटा तो हम यहाँ कर देंगे 2⁵5। ठीक है, 2 क्यों लिया है? क्योंकि 2 बन रहे हैं एक साइकिल में, तो 2⁵5 कर देते हैं तो कितना हो जाता है ये, इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इट इज 32। तो 32 न्यू डीएनए हमारे पास सामने आ जाएंगे। ठीक है, सेम इज द केस ऑफ प्राइमर्स। इफ दे आर आस्क्ड हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड इन 5 साइकिल्स ऑफ पीसीआर, तो बेटा प्राइमर में देखो एक साइकिल में हमें 2 प्राइमर की जरूरत पड़ रही है, एक साइकिल में हमें 2 प्राइमर की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्राइमर्स के लिए भी 2n। तो नंबर ऑफ प्राइमर्स कितना हो जाएगा? अगर मैं नंबर ऑफ प्राइमर्स की बात करूं, नंबर ऑफ प्राइमर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 32। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ डीएनए और सेम ही क्या हो जाता है हमारा प्राइमर्स में। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है क्या हो गया, ये किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, पीसीआर में जनरली यही क्वेश्चन आता है या फिर आपका पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है पॉलीमराइजेशन के लिए, टैक पॉलीमरेज को ही क्यों यूज करते हैं, टैक पॉलीमरेज कहाँ से आइसोलेट किया गया था। तो ये नीट के क्वेश्चन जनरली एमसीक्यूज फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक पीसीआर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब पीसीआर से हमने क्या किया, हमारा डीएनए जो था हमने उसको क्या कर लिया, एम्पलीफाई कर लिया। नाउ वी विल लाइगेट इट इनटू द वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर में लाइगेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा पीसीआर के बाद क्या आता है, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू वेक्टर। जब हम वेक्टर में उसको लाइगेट कर रहे हैं बेटा, उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, उसको होस्ट में ट्रांसफॉर्म करूंगी, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करूंगी। ठीक है, जो होस्ट सेल हम ले रहे हैं जिसमें हमें इसका नंबर इंक्रीज करना है डीएनए का, तो हम क्या करते हैं, उसको होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। अब होस्ट में ट्रांसफर करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, वो हम पढ़ेंगे।
पहले वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वेक्टर हमारा क्या है, प्लाज्मिड है। किस तरह से लाइगेट करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था कि डीएनए को कट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यूज करते हैं बेटा प्लाज्मिड डीएनए को कट करने के लिए। ठीक है, देखिए कैसे। सपोज कीजिए कि ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए के पास कुछ सीक्वेंस है आई होप ये विजिबल हो रहा है आपको। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये प्रेजेंट है हमारे डीएनए में। सेम इसी की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी प्रेजेंट होगी बेटा। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा डीएनए हो गया। ये क्या है, हमारा वेक्टर का डीएनए है। अब देखिए जो हमारा डिजायर्ड डीएनए और जो वेक्टर का डीएनए है उसमें सेम सीक्वेंस प्रेजेंट है, सेम रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। कौन सी है? GAATTC। अगर मैं आपको याद दिला दूं, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस किसकी है? हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया की। इको R1 जो एंजाइम जो कि हम ई कोलाई से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ये पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है कि वो यहाँ पर इस सीक्वेंस में कट प्रोड्यूस करता है। और इस सीक्वेंस में भी कहाँ कट प्रोड्यूस करता है? Between G and A on both the strands of the DNA. ठीक है, जी और ए के बीच में कट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा देखिए, ये वाला जो पार्ट है जब वो कट कर देगा तो ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा, इधर से हमारा ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सेम इन द केस वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए में भी यही होगा। ठीक है, इस तरह के कोहेसिव एंड्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? स्टिकी एंड्स, कोहेसिव एंड्स। तो इस तरह का जो डीएनए वो हमें कट करने के बाद ऑब्टेन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस डीएनए को, ये किसका डीएनए? जो डिजायर्ड डीएनए था हमारा। ठीक है, और ये हमारा क्या है? वेक्टर का डीएनए। ठीक है, अब इस डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के डीएनए के साथ हम क्या कर देते हैं? लाइगेट कर देते हैं। अगर ये कोहेसिव एंड्स नहीं होते, ये स्टिकी एंड नहीं होते तो हम इसको लाइगेट नहीं कर पाते। तो आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आप कट नहीं करते हो तो बच्चों स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं होंगे।
सॉरी यहाँ ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला रह जाएगा हमारा दिस वन, ये रह जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जो दो में स्टिकी प्रोड्यूस हो गए थे, अब यही स्टिकी क्या हो जाएंगे, लाइगेट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको दोनों को ऐड कर दिया और अब हमारे पास जो ये बना है हमारा, दैट इज नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए। और इट इज ऑल्सो नोन एज काइमेरिक डीएनए। चलिए, अब हमने क्या किया, हमने इसको प्लाज्मिड के साथ लाइगेट भी करा दिया। नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा इसमें, अब प्लाज्मिड के साथ लाइगेट कराने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे, है ना। होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी सेल में उसको ट्रांसफर कर रही हूँ तो वो सेल की ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस डीएनए को इंटीग्रेट करा सके, अपने अंदर ले सके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टडी कि किस तरह से उस सेल को कैपेबल बनाया जाता है उस डीएनए को अपटेक करने के लिए। ठीक है, तब तक यहाँ तक समझ में आ गया, इसके जो बेसिक्स हैं वो और क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डीएनए को अपटेक किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है किसमें, होस्ट सेल में। थैंक यू।